हेलो बच्चों, ये हमारा छठा अध्याय है और जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है मृदा। तो ये हमने इसकी 2 वीडियो मैं आपको पहले भेज चुकी हूँ, जहाँ पर हमने मृदा का वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा था और खादर और बांगर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद यहाँ हम काली मिट्टी तक अपना कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें पढ़ना है लाल और पीली मृदाएँ। लाल मिट्टी और जो पीली मिट्टी होती है वो कैसी होती हैं, उनके बारे में, और वो कहाँ पाई जाती हैं और वो किन चीज़ों के लिए हमारे लिए ज़रूरी होती है। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें होती हैं। आपने शैल क्रम के बारे में पढ़ा होगा। सबसे पहले जो चट्टानें, जैसे ये हमारा क्या है, ज्वालामुखी है। यहाँ से जो ज्वालामुखी है ये तो है ना कि यहीं से निकलना शुरू होता है। ये क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, और हाई टेम्परेचर की वजह से जो सबसे नीचे जो पॉइंट होता है वहाँ से ये क्या करता है, जो लावा होता है ऊपर की तरफ आना, लिक्विड फॉर्म में आना शुरू कर देता है। और ये क्या होता है, कई बार या तो ये तेज़ी से गिरता है या फिर ये ऐसे धीरे धीरे यहाँ पर बड़े बड़े टुकड़ों में जमना शुरू कर देता है। तो जो बड़े टुकड़ों में जमना शुरू होता है तो ये होती हैं आग्नेय चट्टानें, जो बड़े खंडों में पाई जाती हैं। उसके बाद वायु के द्वारा या पानी के द्वारा इनका जो चूर्ण बनता है, जो चूरा होता है, उससे जो लेयर जम जाती हैं, परतों में जो चट्टानें जमती हैं, उसको हम बोलते हैं अवसादी चट्टानें। और तीसरी है कायांत्रित चट्टानें। जो कायांत्रित चट्टानें होती हैं उसमें हर चीज़ पाई जाती है, जैसे जो अवशेष वगैरह हैं वो हमारे अवसादी चट्टानों में जमने शुरू हो जाते हैं। जो कायांत्रित का मतलब होता है काया का बदल जाना। तो यहाँ पर थर्ड है हमारी कायांत्रिक चट्टानें। तो इसमें क्या होगा, इनका जो रूप होता है, जो फॉर्म होता है, वो लास्ट में वही लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, और लिक्विड फॉर्म में आने की वजह से ये लास्ट में फिर से अपना रूप बदल लेती हैं और फिर दोबारा वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। पहले आग्नेय चट्टानें, फिर अवसादी चट्टानें और फिर लास्ट में हमारी आग्नेय चट्टानें। तो ये क्या होती हैं, आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं, जो दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी कहाँ होगा, इधर वाला, मान लो ये हमारी डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो ये बात हो रही है कि महाराष्ट्र का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर, और दक्षिणी भाग, और जो दक्षिणी भाग है जहाँ पर कम बारिश होती है, उन क्षेत्रों में हुआ है। किसका हुआ है, लाल मिट्टी का। और ये किस में पाती है, रवेदार। रवेदार मतलब मोटे दानों में आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट के गिरिपाद क्षेत्र के एक लंबी पट्टी में लाल दुमटी मृदा पाई जाती है। अब है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ये कौन सा है, ये इधर वाला पश्चिमी घाट है और इधर हमारा पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट के गिरिपाद क्षेत्र की एक जो लंबी पट्टी है उसमें लाल दुमटी मृदा पाई जाती है। ये लंबी पट्टी में क्या पाई जाती है, लाल दुमट मिट्टी पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदानों के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। अब इसका जो दूसरा एरिया बताया गया है उड़ीसा, यहाँ पर है उड़ीसा पश्चिम बंगाल के जस्ट इधर में, और छत्तीसगढ़ उड़ीसा के साथ इधर ही है छत्तीसगढ़, इसके कुछ भागों में। और उसके बाद है गंगा। गंगा का इसने मध्य भाग बताया है, उत्तर प्रदेश से शुरू होती हुई और ये पश्चिम बंगाल से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा जाए। तो जो बीच वाला एरिया है वहाँ पर लाल मिट्टी, लाल और पीली दोनों मिट्टी दक्षिणी भागों में पाई जाती हैं। उसके बाद है मध्य गंगा के दौरान मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। जो गंगा का जो बीच वाला भाग है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। इस मृदा का लाल रंग रवेदार तथा कायांत्रित चट्टानों में लोहे के व्यापक विस्तरण के कारण होता है। ये जो मिट्टी है इसका जो लाल रंग है वो किस कारण से पाया जाता है, एक तो इसमें रवेदार मतलब मोटे मोटे टुकड़ों में, जैसे आपने सूजी के बारे में देखा हो, एक सूजी बिल्कुल बारीक होती है, एक होती है मोटे दाने वाली। तो रवेदार का मतलब है कि जो बड़े खंडों में या बड़े टुकड़ों में होती है। कायांत्रित मतलब जो काया अंतरित, जिस शब्द का हमें ये पता नहीं चलता है कि उसका क्या अर्थ बताया जा रहा है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, संधि विच्छेद, मतलब शब्दों को अलग करके और देख सकते हैं। तो काया आंतरिक, काया मतलब जो उसकी बनावट है, रचना है। अंतरित मतलब उसमें जो डिफरेंस आ जाता है चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण, कि लोहे की मौजूदगी के कारण उसका ऐसा रंग होता है। जल योजित होने के कारण यह पीली दिखाई देती है, और जल में घुलनशील होने के कारण या जल को अपने अंदर समाहित करने के कारण ये क्या है, पीले रंग की दिखाई पड़ती है। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती हैं। कैसी होती हैं, जो बारीक कणों में होती हैं। लाल और जो पीली मिट्टी होती हैं वो सामान्यतः कैसी होती हैं, उपजाऊ होती हैं। उर्वर मतलब उपजाऊ होती हैं। इसके विपरीत मोटे कणों वाली उच्च भूमियों की मृदाएं अनुर्वर होती हैं। और इसके विपरीत जो
मोटे कणों में, जैसे आग्नेय चट्टानों की हमने बात की है तो वो क्या है, मोटे कणों में है। तो वैसे ही यहाँ पर जो मोटे और रवेदार होती हैं वहाँ पर क्या है, उच्च भूमि, जो ऊंचाई पर जो क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी एरिया, पठारी एरिया है, तो वहाँ पर की जो मिट्टी है वो क्या बताएगा, अनउर्वर, उपजाऊ नहीं होती है। इनमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये जो मिट्टी होती है इसमें नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। उसके बाद है हमारी लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी एक, जो लेटराइट है, लैटिन शब्द है लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। लेटराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। जो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है वो कहाँ मिलेगी, जहाँ पर टेम्परेचर हाई मिलता है और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। तो हाई टेम्परेचर कहाँ होगा, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का जो बीच वाला पार्ट है, जहाँ पर कर्क रेखा से मकर रेखा तक के उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है, जहाँ सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, वहाँ टेम्परेचर हाई पड़ता है, तो वहाँ पर ये पाई जाती हैं। और दूसरा कहाँ पर, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। तो दोनों चीज़ें यहाँ होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर और हाई बारिश होनी चाहिए, दोनों होंगी तभी पर ये मिट्टी वहाँ पाई जाती है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। अभी मैंने आपको बताया कि ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंध में, तो वहाँ पर क्या है, तीव्र निक्षालन का परिणाम होती हैं। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। अब क्या होता है कि जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से इसमें जो चूना और सिलिका होते हैं वो निक्षालन मतलब निकल जाते हैं, और लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। और फिर जो मिट्टी बच जाती है उसमें लोहे के ऑक्साइड होते हैं और एल्यूमिनियम के यौगिक होते हैं, वो अधिक मात्रा में इस मिट्टी में पाए जाते हैं, वो शेष बच जाते हैं। उच्च तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। और हाई टेम्परेचर में क्या होता है कि आसानी से जो पनपने वाले जो जीवाणु होते हैं, ह्यूमस होते हैं, जिसकी मात्रा से ये तेजी से नष्ट कर देते हैं। इन मिट्टियों में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। किस मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में। लो ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है। लो के ऑक्साइड के और जो पोटाशियम होता है उसकी इसमें अधिक मात्रा पाई जाती है। परिणाम स्वरूप लेटराइट मिट्टी कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। सीधी सी बात आती है कि जो लेटराइट मिट्टी होती है वो कृषि के लिए कैसी है, अनुपजाऊ है, उपजाऊ नहीं मानी गई है। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। और यदि फिर भी हमें इस मिट्टी में खेती करनी पड़ती है, कृषि करनी पड़ती है, तो इसका परिणाम क्या होता है कि हमें इसमें बहुत अधिक मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है, बहुत अधिक मात्रा में उनको यूज़ करना पड़ता है ताकि हम फसलों को वहाँ ग्रो कर पाएँ। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटराइट मिट्टी अधिक उपयुक्त है। यहाँ पर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और केरल है। तमिलनाडु की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है और केरल की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, जो काजू के जो पेड़ उगाए जाते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए हमें लाल लेटराइट मिट्टी अधिक उपयुक्त मानी गई है। उसके बाद है मकान बनाने के लिए लेटराइट मृदाओं का प्रयोग ईंटें बनाने में किया जाता है। जो ईंटें हमारी बनाई जाती हैं वो भी लेटराइट मिट्टी की बनाई जाती हैं। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। और ये जो मिट्टियाँ हैं लेटराइट मिट्टी, इनका जो विकास हुआ है वो कहाँ माना गया, प्रायद्वीपीय जो पठार का जो ऊंचा क्षेत्र, मतलब जो ऊंचाई पर जो क्षेत्र स्थित है वहाँ पर माना गया है। लेटराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जो लेटराइट मिट्टी के जो एरिया बताए गए हैं, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में। तो कुछ भाग है हमारा दक्षिण का, ये इधर है कर्नाटक, केरल है, तमिलनाडु यहाँ हो गया, उड़ीसा यहाँ पर है, मध्य प्रदेश यहाँ बीच में सेंटर में हो गया, और असम यहाँ इधर जो पूर्वी एरिया है वहाँ पर हो गया। उसके बाद है हमारे शुष्क मृदाएं। शुष्क मृदाएं जिसमें पानी की कमी पाई जाती है। शुष्क मृदाओं का रंग लाल से लेकर किशमिशी तक होता है। ये सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती हैं। इसमें नमक की मात्रा होती है। कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। और यदि हम कुछ एरिया की बात करें कि तो वहाँ पर क्या है, जो मिट्टी है उसमें लवण इतना अधिक होता है कि जो पानी होता है वो वाष्प बनकर, भाप बनकर उड़ जाता है, और पानी को वाष्पीकृत करके हम वहाँ से नमक प्राप्त कर सकते हैं। शुष्क जलवायु उच्च
तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। अब यहाँ पर जो तापमान होता है वो क्या होता है, उच्च तापमान होता है, शुष्क जलवायु होती है और तेज गति से जो पानी मिट्टी के अंदर मौजूद है उसका वाष्पीकरण हो जाता है। तो इस मिट्टी में जो नमी है और जो ह्यूमस की मात्रा है वो कम हो जाती है। मिट्टी में नमी की मात्रा कम होगी तो मिट्टी शुष्क हो जाएगी और इसमें नाइट्रोजन अपर्याप्त, जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, क्योंकि पौधों को ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो अपर्याप्त मतलब ना के बराबर होता है। फास्फेट सामान्य मात्रा में होती है और जो फास्फेट बताई गई है वो सामान्य मात्रा में बताई गई है। नीचे की ओर चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ों की परतें पाई जाती हैं। और जैसे जैसे हम नीचे के लेवल की बात करें कि नीचे की ओर जो चूने की मात्रा होती है बढ़ते जाने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ों की परतें पाई जाती हैं। मिट्टी की बजाय क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर वहाँ पर लेयर्स में पाए जाते हैं। मृदा की तली संस्तर में कंकड़ों की परत के बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है, क्योंकि मिट्टी क्या होती है, अपने अंदर पानी को सोख लेती है। और जो कंकड़ होंगे तो कंकड़ों के कारण जो रिसाव होता है वो सीमित होता है। कंकड़ अधिक मात्रा में पानी को संचित करके नहीं रखते हैं, इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। और यदि हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने के बाद जो यहाँ पर जो मिट्टी होती है और उनके जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि के लिए नमी हमेशा बनी रहती है। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति और पश्चिमी राजस्थान में अभिलक्षण क्षणिक रूप से विकसित हुई हैं। और यदि हम इन मिट्टी की बात करें तो ये कहाँ पाई गई है, राजस्थान का जो, ये मान लो राजस्थान है, राजस्थान का जो इधर वाला एरिया पश्चिमी भाग, वहाँ पर ये पाई गई है। ये मृदाएं अनुर्वर उपजाऊ होती नहीं होती हैं। अनुपजाऊ की बात हो रही है, अनुपजाऊ होती हैं क्योंकि इसमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें जो मिट्टी है इसमें ह्यूमस भी नहीं होता है और जो जैव पदार्थ होते हैं वो भी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये मिट्टी अनुपजाऊ मानी गई है। यहाँ पर जो पेड़ पौधे या फसलों की प्रोडक्शन की बात करें तो वो कम मात्रा में होती है। यहाँ पर जो शुष्क मिट्टी में जो प्राकृतिक वनस्पति अपने आप में उग जाती है वही उगाई जा सकती है, या फिर कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे खजूर के पेड़ हैं वो भी मरु उद्यान में उगाए जाते हैं जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है। तो बच्चों ये थी हमारी आज तक की, जहाँ पर हमने ये मिट्टियों के बारे में पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लवण मृदाएं, कि ऐसी मृदाएं जिनमें जो लवण होते हैं वो कैसे और कितनी मात्रा में होते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके यहाँ यूट्यूब पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।